और कोरोना से जंग हम जरूर जीतेंगे। जी हाँ, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वागीशा। और आज हम फिर बात करेंगे कि आखिर इस दूसरी लहर में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस के कहर से भारत में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों कोरोना कहर थमने का इंतजार कर रहे हैं, मगर अभी जो स्टडी आई है वह लोगों के होश उड़ाने वाले हैं। शोधकर्ताओं की माने तो हमें कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि कोरोना अभी चल रहा है, लेकिन सतर्कता बरतना काफी महत्वपूर्ण है। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि यह वायरस कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको किस तरह से सतर्कता बरतनी है, क्या कुछ वो करना है, जो गाइडलाइंस जारी की है उनका पालन तो करना ही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये बताया गया है कि ये वायरस कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि ये सदा जीवित रहेगा। इसका प्रकोप लंबे समय तक जारी रहेगा। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार देश में कोहराम मचा रही है, लेकिन इसी के साथ ही देश में वायरस से लोगों को सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। जी हाँ, वैक्सीन जो हमें कोरोना के इस प्रकोप से बचा सकती है। वैक्सीनेशन अभियान देश भर में शुरू हुआ है। पहले बुजुर्गों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि 18 से 45 आयु के वर्ग के लोगों को भी टीका लगाया जाएगा, क्योंकि दूसरी जो लहर है वो काफी खतरनाक है और युवा पीढ़ी पर इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। अब बता दें कि जो वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है उसे अब 18+ उम्र के लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। देश में हर रोज लाखों लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना से रिकवर मरीजों के मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि वे कब और कैसे वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो तमाम सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे। क्या कोरोना से रिकवर मरीजों के वैक्सीनेशन के लिए कोई खास निर्देश है? वहीं देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तकरीबन 1 महीने बाद भी थमने का नाम नहीं लेती है। 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये दूसरी लहर लगातार जारी है। रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, जबकि 3000 से ज्यादा लोगों की पिछले कई दिनों से डेली मौतें हो रही है। इस दौरान कोरोना के दोहरे म्यूटेशन के बाद तिहरे म्यूटेशन के नए प्रकार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। पर एक अच्छी खबर यह भी है कि यह प्रकार B1.1.618 अब लगभग खत्म हो चुका है। यानी कि दूसरी लहर, दूसरी जो म्यूटेशन है वो इतनी खतरनाक है, उसने तीसरे म्यूटेशन को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि आखिर जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं उनके लिए कितना जरूरी है कि वे टीका कब लगाएं, कितनी सतर्कता उन्हें बरतनी है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि एक बार वे पॉजिटिव हो गए हैं, उसके बाद वे लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर, कुछ ऐसे सलाहकार हमारे साथ जुड़ेंगे जो ये बताएंगे कि आखिर कोरोना पॉजिटिव रिकवर होने के बाद जो मरीज रिकवर हो जाते हैं उन्हें कितने दिनों बाद वैक्सीन लगवाना चाहिए और वैक्सीन लगने के कितने दिनों तक उन्हें घर में ही आइसोलेट रहना चाहिए। वहीं बात करें तिहरे म्यूटेशन की, तो तिहरे म्यूटेशन लगभग खत्म हो चुका है, ये भी वैज्ञानिकों ने दावा किया है, क्योंकि दूसरा जो म्यूटेंट है वो इतना खतरनाक है कि उसने तीसरे म्यूटेशन को अपने आप खत्म कर दिया है। वहीं बात करें वैज्ञानिकों की, तो वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि गर्मी और सर्दी में कोरोना का जो प्रकोप है वो कभी खत्म नहीं होगा, ना ही कम होगा। तो आपको गर्मी और सर्दी में भी तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है। और चलिए, पूरी जानकारी के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर RD चौरसिया, पूर्व अधीक्षक हमीदिया से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, पहली लहर से तो हमने जंग जीती, लेकिन जंग जीतने के बाद इतनी लापरवाही जनता द्वारा बरती गई कि अब हम दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। दूसरी लहर इतनी खतरनाक हुई है कि युवा वर्ग पर इसका काफी असर पड़ा है। क्या कुछ कहेंगे आप, कितनी सतर्कता बरतने की जरूरत है इस दूसरी लहर में? कहना सही है कि पहली लहर जो आई थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी और उस पर शीघ्र ही कंट्रोल पा लिया गया था। लेकिन जब से दूसरी लहर आई है, जो इसका वायरस है वो निश्चित रूप से लगता है म्यूटेशन हुआ है और काफी खतरनाक है और कई गुना खतरनाक है। जो पहले का याद है, तो पहले वाली लहर में जनरली जो एजेड लोग थे वो अफेक्ट हुए थे, मिडिल एज और छोटे बच्चे बहुत कम अफेक्ट हुए थे। बट जो दूसरी वाली लहर आई है, इज मोस्टली वर्किंग क्लास, दैट इज मिडिल एज के लोग बहुत ज्यादा अफेक्टेड है।
साथ में बच्चे भी अफेक्टेड हुए हैं। और ये कहना चाहिए हमारी नादानी, हमारी कहना चाहिए अनदेखीता है कि जो अपन ने सब लोगों ने सोशल डिस्टेंस खत्म कर दिया था, मास्क का उपयोग नहीं किया था, हाथ धोना बंद कर दिए थे और ग्रुप में निकलना शुरू कर दिया था। और काफी जो कार्य थे उसमें ग्रुप में करना शुरू कर दिया। शादियां हैं और दूसरे कार्यक्रम है जिसमें लोग काफी इकट्ठे होते रहते थे। और ये हुआ क्या कि जब लोग माइग्रेट हुए हैं पहली लहर में, जो माइग्रेट हुआ पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए, वो जो उनके एक कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में, जैसे आज मेरे अंदर वायरस गया तो उसके 4-5 दिन लगने में, उसको डेवलप होने टाइम लगेगा। जो लक्षण 4-5 दिन बाद आएंगे, उस इंक्यूबेशन, मान लो आज मेरी बुखार आया, अब मैं इसको 2 दिन दवाई खा लेता हूँ, 3 दिन दवाई खा लेता हूँ, इसके बाद मैं जांच कराऊंगा। ये 3-4 दिन निकल गए इंक्यूबेशन पीरियड के थे, और इन 3-4 दिन में जिनसे मिला मैंने उनको इन्फेक्शन दे दिया और वो इससे इन्फेक्टेड हो गए। और बाद में जब आपने टेस्ट कराया तो मैं तो पॉजिटिव आया, लेकिन जो मेरे से मिले हुए लोग थे वो इतने दिनों के गैप के बाद जब भी टेस्ट कराएंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ देम वो इन्फेक्टेड रहे होंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक दिल्ली एम्स से जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। नमस्कार मिश्रा साहब। नमस्कार सर। जी सर, आप ही से सवाल मैं करना चाहूंगी। दूसरी लहर काफी खतरनाक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये दावा है कि कोई भी वायरस अस्तित्व से खत्म नहीं होता है, इसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, वायरस तो जब आ गया तो वो रहेगा हमारे साथ। अब हमको देखना है कि हम उसके साथ किस प्रकार से अपनी सुरक्षा करते हुए रह सकते हैं। जिस तरह से हमने स्मॉल पॉक्स के वायरस को इरेडिकेट किया और बहुत सारे वायरसेस के खिलाफ वैक्सीन बन गई है, चाहे वो रेबीज का वायरस हो, चाहे वो हेपेटाइटिस का वायरस हो, चाहे HIV का वायरस हो, उनके लिए दवाई आ गई है। और बहुत सारे वायरसेस जो बीमारी करते हैं, हर्पीज होता है और पोलियो का आपको सबको पता है, पोलियो भी इरेडिकेट हो चुका है भारत से जी। और फ्लू जो हर साल होता है हम लोगों में, उसके लिए भी वैक्सीन बनी हुई है। तो चूंकि ये इतना इन्फेक्टिव है और इसकी जो इन्फेक्शन करने की क्षमता है बहुत ज्यादा है, और दूसरी वे में ये जरूर 10 गुना 15 गुना ज्यादा है जी। तो इसमें हमको वैक्सीन को आगे बढ़ा के ही इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और इसमें बच्चे भी सुरक्षित तभी रह पाएंगे जब उनके माँ बाप को हम टीकाकरण कर दें। तो हम लोगों का सबका मानना ये है कि एक तो अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, चौरसिया साहब, कि आप जो बचाव के उपाय हैं वो करते रहें। वो अभी हमारे पास केवल यही एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे हम 95-96% तक अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं जी। उसके अलावा वैक्सीन जब भी मिलती है और जो भी मिलती है उसको खुद भी लगवाएं, दूसरों को भी प्रोत्साहित करें और अपने पूरे परिवार को, मित्रों को, सबको वैक्सीन लगवाएं। ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। अब वैक्सीन की मात्रा सीमित है। अभी मई में, जून में तो जितनी भी वैक्सीन आ रही है और जहां पे भी आपको मिल रही है वो लोग लगवा लें। और जैसे जैसे वैक्सीन की और ज्यादा मात्रा आ जाएगी जुलाई अगस्त में और दूसरी तरह की वैक्सीन भी जुड़ जाएंगी तो हमारे पास ऑप्शंस भी हो जाएंगे, डोजेस भी ज्यादा हो जाएंगी। तो हम ये मानते हैं कि अगर हम सितंबर तक करीब 60 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर लें और दिसंबर तक करीब 90 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर लें तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए हो जाएगी और इस महामारी से निकलने के में ये बहुत सहायक सिद्ध होगी। और उससे थर्ड वेव जो आने वाली है, जिसकी चेतावनी दी गई है, उस पर भी अंकुश लगेगा। और जो बच्चों के बारे में आप लोग चिंताग्रस्त हैं और जो हमारे गांव दूर दराज के इलाकों में जो चिंता चल रही है इस समय, उससे भी लड़ाई करने में वैक्सीनेशन, टीकाकरण अभियान अगर हमारा तेज होगा तो उससे बहुत हमें इस संक्रमण को काबू करने में बहुत मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर आदि, आपसे सवाल है। ये कहा जा रहा है कि चाहे गर्मी हो या सर्दी, जो कोरोना का प्रकोप है वो कम नहीं हो रहा है, लेकिन अक्सर कहते हैं कि गर्म पानी से नहाने से या पीने से कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा कम होता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा मात्रा में अगर आप गार्गल करते हैं, हम अधिकतर देखते हैं, तब भी लंग्स पे उसका अफेक्ट पड़ता है, फेफड़े खराब होते हैं जल्दी।
जी डॉक्टर आर डी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल, आप ही से सवाल मैंने किया है कि ऐसा अक्सर कहा जा रहा है कि गर्मी हो या सर्दी, कोरोना का प्रकोप कम नहीं होगा, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि गर्म पानी इस समय हमें पीना चाहिए। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा गर्म पानी अगर आप लेते हैं तो वो भी आपके फेफड़ों पर, लंग्स पर असर करती है। ये बात लगभग सही नजर आती है कि चाहे गर्मी हो या बरसात हो या सर्दी हो, ये जो कोरोना वायरस है इस पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। पहले कहा गया था कि गर्मियों में इसका प्रभाव कम हो जाएगा, बरसात और सर्दी में उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी अप्रैल के महीने में इतना तेजी से संक्रमण हुआ है और इतना डेंजरस तरह का संक्रमण हुआ है कि इससे साबित हो गया है कि गर्मी का इससे कोई असर नहीं पड़ा। ये बात लेकिन बहुत सारे जो मरीज हमने देखे हैं किए हैं कि जो गर्म पानी पीते हैं वो थोड़ा कंफर्टेबल तो रहते हैं, निश्चित रूप से कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन वो पानी की मात्रा भी उतनी ही पीने की जरूरत हो, 2 बार 3 बार। ऐसा नहीं कि हर वक्त 24 आवर्स गर्म पानी ही पीते रहे। नॉर्मल पानी लें, नॉर्मल डाइट लें, सब कुछ नॉर्मल करना है। जो मेन चीज है इसमें यह है कि अपन को बचाव रखना है। जैसा मिश्रा सर ने कहा है कि वैक्सीनेशन इज द ओनली वेपन जिससे हम इससे बच सकते हैं। इसलिए हमको वैक्सीनेशन तो लगवाना ही लगवाना है, साथ साथ परिवार को, अपने मोहल्ले को, गांव को, देश को, प्रदेश को, सबको वैक्सीनेशन के लिए अपन को प्रोत्साहित करना है ताकि अधिक से अधिक लोग जितनी वैक्सीन है अपने पास उतनी लगवा सकें। जी डॉक्टर मिश्रा, आपसे जानना चाहूंगी, अब लोगों के दिल में ये सवाल भी उठ गया है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जो रिकवर हुए हैं, उन्हें कितने दिनों बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए, और अगर तुरंत वैक्सीन लगाते हैं तो ये कितनी हार्मफुल होगी? नहीं, तुरंत तो नहीं लगाएंगे। जब आपको संक्रमण हुआ है, जिस दिन से लक्षण आए हैं, उसके बाद 4 से 6 हफ्ते बाद लगवा सकते हैं। और जब रिकवरी हुई, आपके 14 दिन का इलाज पूरा हो गया, आपका अब रिकवरी हो गई आपकी, उसके 2 हफ्ते बाद से कभी भी लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर आदि, आप ही से एक सवाल मैं जानना चाहूंगी। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एक स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है, दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है, तो ये भी माना जा रहा है कि एक स्ट्रेन अगर तेजी से फैलती है तो दूसरी अपने आप कमजोर होने लगती है। ये ऐसा कहा जा रहा है लेकिन कहीं से प्रूव नहीं है। कहीं तो अभी मैंने एक न्यूज पेपर में पढ़ा था कि कोई 3rd स्ट्रेन भी आ गया है आंध्र प्रदेश में, जो इस 2nd स्ट्रेन से भी 15 गुना स्ट्रॉन्ग है और 15 गुना ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता रखता है। लेकिन ये सुनी बातें हैं, अभी इस पे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब ये वायरस अपना स्वरूप चेंज करता है तो उसकी क्षमता इन्फेक्शन की बढ़ जाती है। जी डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली एम्स से। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि दूसरी लहर जो अभी चल रही है, करीबन 1 महीना होने को आया है, लेकिन जो लहर है ये कम हो, इसका जो प्रकोप है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरी लहर है ये युवाओं पर काफी प्रभाव डाल रही है। ऐसे में युवाओं को कितनी सतर्कता रखने की जरूरत है? वैक्सीनेशन अभियान तो शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो अभी भी मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? एक तो मैं ये बताऊं आपको, जो आंकड़े हैं जी, उसमें 30 वर्ष से नीचे पिछले संक्रमण की वेव में 4.2% लोग बच्चे अगर हम 18 वर्ष से नीचे, तो 4.2% लोग संक्रमित हुए थे। अभी 1 मार्च से और 10 अप्रैल तक 5.8% 18 वर्ष से नीचे के लोग संक्रमित हुए हैं। अगर 30 वर्ष से नीचे के लोग हम देखें तो 31% पिछले वर्ष हुआ था संक्रमण, 32% इस बार हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यंग लोगों में सीवियर बीमारी हो रही है, बट हो रही है, और कुछ यंग लोगों की मृत्यु भी हुई है, ऐसी बात भी देखने में आई है। लेकिन अभी भी जो मृत्यु दर है वो कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों में और 45 वर्ष से ऊपर अधिक है, 60 वर्ष से ऊपर और अधिक है, और अगर हम देखें 80 वर्ष और उससे ऊपर और ज्यादा है। तो वो जो ट्रेंड है वो बराबर बना हुआ है। इसमें डायबिटीज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन आपने ठीक कहा कि युवाओं में संक्रमण इस बार
थोड़ा ज्यादा हुआ है, एसिम्प्टोमेटिक हुआ है, बहुत कम लक्षणों के वाला हुआ है, ज्यादातर लोग ठीक हो गए हैं। ये भी बात है। उसकी वजह से क्या हुआ जी कि आज हर घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब में संक्रमण हुआ है। एक व्यक्ति लेके आता है, सब लोगों को संक्रमण हो जाता है, लेकिन उसमें ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। ज्यादातर का मेरा मानना ये है, जो अगर आंकड़े देखें आप तो 100 में से 95-96 लोग बिना किसी दिक्कत के ठीक हो जाते हैं। बहुत कम लोगों को गंभीर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है या गंभीर रूप से आईसीयू की एडमिशन जरूरत पड़ती है। पर चूंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो जितना भी वो नंबर रह जाता है वही बहुत लगता है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, बेड्स की रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटल में बेड्स का ना मिलना, वो सारी, इसीलिए हम लोग अब ऑक्सीजन भी घर पे लोगों को दे रहे हैं और बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं उससे। और मेरे फॉलोअप में है जो लोग उनका जैसे 14 था स्कोर 25 में से, वो लोग भी घर पे लेके और एल्डरली लोग ठीक हो गए हैं। तो इसलिए अगर ठीक गाइडेंस मिल जाए लोगों को तो बहुत सारे लोग बिना ऑक्सीजन के या मिनिमल ऑक्सीजन से ही ठीक हो सकते हैं। और जिनको वाकई में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है या फिर बाद में आईसीयू में जाएंगे, उनको ही हॉस्पिटल में फिर हमको बेड का, और उसमें भी यंगर लोगों को ज्यादा कंसीडर करें, एल्डरली लोगों को सेकंड प्रायोरिटी में रखें। जी बिल्कुल। डॉक्टर आरडी, आपसे एक सवाल, और सभी के मन में अभी यही सवाल है, दूसरी लहर काफी खतरनाक है और दूसरी लहर में हम अक्सर देख रहे हैं कि लंग्स पर काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब बात करें लंग्स इन्फेक्शन की, तो लंग्स इन्फेक्शन यदि होता है तो रिकवर होने के कितने चांसेस है, कितने % चांसेस रहते हैं? जब ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा लंग्स में पहुंच जाता है, अक्सर जितने भी इन्फेक्टेड हुए हम सबका HRCT स्कैन कराते हैं, उसमें देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो पर्सन है वो काफी इन्फेक्टेड होते हैं। कोई किसी को स्कोर 5 होता है, किसी 6, किसी का 7। लेकिन जब ये स्कोर 15 से ऊपर निकल जाता है, 15 से ऊपर निकल जाता है, तो ये इसमें लक्षण ज्यादा बढ़ जाते हैं और मरीज को ज्यादा परेशानी होने लगती है। ऐसा बताया गया है कि जो डिसीज है ये वेस्कुलाइटिस की डिसीज है। जो खून की नलियां होती हैं जिससे खून जाता है फेफड़ों में, दिमाग में, हार्ट में, इन नलियों में खून के थक्के जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जो रक्त का संचार है वो नियमित रूप से कम हो जाता है और ठीक से नहीं पहुंच पाता है। जब रक्त का संचार कम हो जाता है फेफड़ों में, तो उनकी जो फैलने की, मतलब फूलने की और सिकुड़ने की क्षमता होती है, उससे असर होता है। जब इस क्षमता पर असर होता है तो उसमें ऑक्सीजन का भी असर होता है। और जब ये संक्रमण बहुत ज्यादा 80-90% आता है तो लंग को अपन एक प्लास्टिसिटी टाइप की आ जाती है कि लंग पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं हो पाते हैं, इससे इनमें ऑक्सीजन पूरी जो न जा पाती है, ना ही ऑक्सीजन निकल पाती है। तो जो दोबारा का संक्रमण है ये सीधे लंग्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और ये वेस्कुलाइटिस के कारण ऐसा हो रहा है। तो जैसे ही लक्षण पता चले हमको सारी जांच कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, सारे पैरामीटर्स कराना चाहिए, HRCT कराना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो समुचित इलाज है, अपने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, क्रिटिकल एनेस्थेटिस्ट हैं, इन सबसे मुलाकात करके, इन सबसे मिलके प्रॉपर मेडिसिन लेना चाहिए। लेकिन एक बार जब संक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है तो रिवर्ट होना, अगर यदि पेशेंट मान लो वेंटिलेटर चला जाता है तो इसका रिवर्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो खून सप्लाई करने की नलियां होती हैं फेफड़ों में, वो चोक हो जाती हैं और उनमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। जी बिल्कुल डॉक्टर आरडी। डॉक्टर मिश्रा, एक सवाल और है, दर्शक हमें लगातार देख रहे हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं अक्सर मरीजों में कि कोरोना मरीजों को होता है, उसके बाद हार्ट अटैक की जो शिकायत है वो भी ज्यादा हो रही है। इसमें वागीशा हार्ट अटैक उतना नहीं है, हो रहा है कुछ, क्योंकि इस वायरस से कार्डियक मायोपैथी भी होती है, दूसरे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जैसे डॉक्टर चौरसिया ने बताया उसकी भी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट भी होती है, जिससे स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन का, हार्ट का भी हो सकता है। लेकिन जो आजकल समस्या चल रही है जिसको हम हार्ट अटैक मान लेते हैं, वो एक्चुअली हार्ट अटैक नहीं होता है, वो हाइपोक्सिया होता है। और वो हाइपोक्सिया कई बार अनडिटेक्टेड चलता रहता है लंबे समय तक, जिसको हम हैप्पी हाइपोक्सिया भी बोलते हैं, एक टर्म दी गई है। और फिर वो ऐसे क्रिटिकल लेवल पे पहुंचता है
तो फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। जी हाइपोक्सिया कार्डियक अरेस्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, बच्चों में भी बड़ों में भी। कोई भी बॉडी का वाइटल ऑर्गन ऑक्सीजन की कमी शरीर में बर्दाश्त नहीं कर पाता है बहुत देर तक। तो अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे चला गया है, और काफी लोगों का जा रहा है इसमें, जी और वो अगर तुरंत उनको सहायता नहीं मिलती ऑक्सीजन की या अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाते हैं, तो उसमें उनका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। हार्ट काम करना बंद कर देता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जी और जो मेरे विचार से जो आपके एक पत्रकार थे, टीवी जर्नलिस्ट थे, रोहित सरदाना, जी उनके साथ भी लगभग ऐसा ही कुछ हुआ कि वो जी। रात को ठीक थे, फिर सोए और सुबह फिर उनको उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया। जी डॉक्टर मिश्रा, लेकिन एक और बात है, हम ये भी देख रहे हैं इस दूसरी लहर में कि ऑक्सीजन लेवल अचानक कम होने लगता है। जब कोई पेशेंट भर्ती होता है हॉस्पिटल में, तब मॉर्निंग तक उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है, लेकिन रात में जब वो सोता है तब ऑक्सीजन लेवल अचानक कम होने लगता है। इसका क्या कारण है? बिल्कुल, ये हम सबके साथ होता है। ये आप भी अपना अगर कोई नापेगा आपका सोते हुए रात को, तो कम आएगा, क्योंकि जो हमारा ब्रीदिंग एफर्ट है वो कम हो जाता है सोते हुए रात में। जी नॉर्मली भी कम होता है। इसीलिए जब भी कम हो और आप नोटिस करें तो आप बैठ के देखें पहले, तो फिर थोड़ी लंबी सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा चल के देखें, फिर टेस्ट करें उसको, तो वो ठीक आ जाएगा। तो ये, लेकिन अगर किसी को निमोनिया है तो उनको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और कोई ना कोई जो उनका परिवारजन हो, परिचारिका हो, जी वो रात में 1-2 बार उनकी ऑक्सीजन चेक कर ले। पर्टिकुलरली जो लोग एल्डरली हैं, उम्र उनकी ज्यादा है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उन लोगों को काफी अपना ध्यान रखना है। और अगर निमोनिया का जो कैटेगरी है वो मॉडरेट से सीवियर है, तो सीवियर में तो फिर उनको हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। जी मॉडरेट को वो घर पे ऑक्सीजन लेके ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर आडी, हम ऑक्सीजन की तो बात कर ही रहे हैं, सतर्कता हम बरत रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन न मिलने के चलते भी लोगों की डेथ हो रही है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को अभी कोरोना नहीं हुआ है, हम जैसे लोग, उन्हें किस प्रकार से सतर्कता बरतनी होगी? क्या कुछ उपाय हैं कि हम हमारे ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस रख सकते हैं? अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, मैं तो दुआ करूंगा कि किसी को उनको इन्फेक्शन ना हो। जी और जहाँ तक ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने का सवाल है, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना चाहिए। पहले जो डीप ब्रीथ अगर नहीं तो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करना चाहिए। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स भी आते हैं, और सबसे सारा होता है फुटबॉल का ब्लैडर। आप फुटबॉल का ब्लैडर ले सकते हो, उसको खुला सकते हैं। जी। लेकिन जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक आपके घर में ही होती है, क्योंकि आज के तो लॉकडाउन है, यू कैन नॉट गो आउटसाइड, बट इनसाइड यू कैन डू 45 मिनट से तक आप मॉर्निंग में, 45 मिनट आप इवनिंग में, या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और घर में जो व्यायाम है, आलोम विलोम है, जो अपने जी। घर के एक्सरसाइज होती हैं, वो अब यू कैन वेल डू। जैसे बॉडी एक्टिव होगी तो बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो मेंटेन बनी रहेगी। जी और जैसे सर ने बताया, मिश्रा सर ने, कि हाइपोक्सिया जो शब्द बताया, हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। ये मैंने देखा है कि आजकल जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पड़ता है। सर ने बताया हार्ट पे पड़ता है, तो जी। इसका इफेक्ट ब्रेन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं आदमी को, उल्टी तरह बोलने लगता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता, कुछ भी उल्टी हरकतें करने लगता है, ये सब सेरेब्रल हाइपोक्सिया यानी ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। जी। इसलिए हम लोग उनको, पेशेंट्स को हॉस्पिटल में भर्ती करके मैक्सिमम ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस बना रहे और शरीर के किसी भी अंग में हाइपोक्सिया ना हो। जी बिल्कुल डॉक्टर आदि, ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। मैं आखिरी सवाल आप दोनों से करना चाहूंगी, एक संदेश मैं आप दोनों से लेना चाहूंगी दर्शकों के नाम की। दूसरी लहर तो चल रही है, काफी खतरनाक है, ऐसे में तीसरी लहर की भी चेतावनी दे दी गई है, तो आप दोनों की तरफ से एक एक संदेश में दर्शकों के लिए चाहूंगी। मिश्रा साहब आप बताइए पहले, फिर मैं दूंगा प्लीज। डॉक्टर मिश्रा। ठीक है, जी। तो देखिए, ये सबसे बड़ा हथियार अभी है और रहेगा अगले साल तक, जी और उसके आगे भी। दूसरा, टीकाकरण अभियान में बहुत तेजी लाएं। जैसे ही टीके मिलना शुरू हो लोगों को, आगे से आगे आके टीकाकरण करवाएं अपना, उसी से हम सब बचेंगे, और कोई दूसरा इसमें विकल्प नहीं है हमारे पास।
अभी आप अपने को संक्रमण होने से अगर बचा सकते हैं, सबसे अच्छा इलाज वही है। ना आपको किसी डॉक्टर की जरूरत, ना अस्पताल की, ना आईसीयू की, ना कहीं पे ऑक्सीजन की जरूरत। जी डॉक्टर आदिश, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सर से पूरा सहमत हूँ कि टीकाकरण तो मैंडेटरी होना चाहिए। मतलब जो अगर जिसको नहीं लगा उसको जबरदस्ती पकड़ के टीका लगवाना चाहिए। और दूसरा, टीका लगने के बाद भी हम लोग मास्क का उपयोग, हाथ धोने का समय पर हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, और कोशिश ये करना है जब तक हम अति आवश्यक कार्य ना हो अपने घर में रहना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए। और परिवार में भी कोशिश करना चाहिए यदि कोई आज किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसको सेपरेट अलग रूम में रखना चाहिए या हॉस्पिटल रखना चाहिए। क्योंकि इस बार की उसमें लहर में देखा गया है कि यदि एक आदमी इन्फेक्ट हुआ, उसने होम आइसोलेशन दिया तो उसने अपने पूरे परिवार पे इन्फेक्टेड किया है। जी। तो मेरे ये संदेश है, टीकाकरण, सोशल डिस्टेंशन, हाथ धोना और मास्क का उपयोग करना नितांत आवश्यक है। डॉक्टर आदि और डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और जनता के नाम ये खास संदेश और तमाम सलाह पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं लगातार कोरोना पर, और निश्चित तौर पर अगर सतर्कता बरतेंगे और जो सलाह डॉक्टर्स दे रहे हैं अगर उन्हें मानेंगे तो निश्चित तौर पर हम ये जंग जीतेंगे। दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर की चेतावनी दे दी गई है, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान जो शुरू हुआ है, वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। और अगर 80 से 90% वैक्सीन लोगों को लग जाती है, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर 80 से 90% लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो निश्चित तौर पर ये जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन अभी महत्वपूर्ण है मास्क, जो सबसे बड़ी मेडिसिन अभी जो है, सबसे बड़ी मेडिसिन वो है सैनिटाइजर। तो सतर्कता बरतिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।